ओके, सो प्रीवियसली अगर हम देखें तो एसएचएम में हमने सेकंड सेक्शन जो था हमारा टाइम पीरियड वाला सेक्शन वो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था। और कल के लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने स्प्रिंग रिलेटेड मोस्ट ऑफ द पैटर्न डिस्कस कर लिया था कि यार स्प्रिंग का जो एसएचएम है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, मतलब स्प्रिंग ऑसिलेटर का केसेस देख लिए थे। उसके बाद दो एक्स्ट्रा केसेस देखे थे रिलेटेड टू फ्लूइड। फ्लूइड में अगर हम यू शेप ट्यूब के अंदर एक लिक्विड को ऑसिलेट कराते हैं तो उसका टाइम पीरियड कैसे रहेगा वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। और देखा था कि वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल जो कंक्लूजन आता है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं रहता। फिर हमने एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को देखा कि अगर हम उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम को फॉलो करता है और उसका भी हमने टाइम पीरियड देखा था। फिर हमने देखा कि यार वो दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ तक देखा हुआ था हमने प्रीवियस लेक्चर में। किसी को क्या प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है क्या, तो पूछ सकते हैं आप। बताएं किसी को क्या प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है। ओके, अगर प्रीवियस लेक्चर में डाउट नहीं है तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो नेक्स्ट आज का टॉपिक है अपना सिंपल पेंडुलम। सो पहले हमने डिस्कस किया हुआ था स्प्रिंग को, अभी हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात करें यार, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसी मोशन करता है। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसको हम ऑसिलेशन टाइप पे जज कर सकते हैं अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करता। अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल, या फिर हम उसे सिंपल ऑसिलेशन समझ सकते हैं। तो ये एक थ्रेड है और थ्रेड से एक मास कनेक्टेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। तो ये थ्रेड से मास कनेक्टेड है, मान लेते हैं एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसे बॉब बोलते हैं, ये कनेक्टेड है, तो ये हमारा सेटअप हो गया क्या, सिंपल पेंडुलम। अभी आइडिया बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, तो मतलब ये है कि कुछ यहाँ पर इसे हम लेके आ गए, इसे हमने ऐसा डिस्प्लेस कर दिया। ओके, ये तो अगर हमने इसे डिस्प्लेस किया तो हमें क्या टारगेट करना पड़ेगा, याद है कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं किसी भी सिस्टम का। किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने का सिंपल सा तरीका होता है क्या, कि पहले हम उसे डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेस तुम याद है ना, मैंने बताया था कि एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं। तो एक्चुअली हम इसे एक्स डिस्टेंस ही कर रहे हैं, बट बिकॉज ये एक्स डिस्टेंस के साथ एक एंगल भी कवर कर रहा है इसलिए हमने इसे थीटा भी लिख दिया है। बट एक्चुअली हमने इसे क्या किया हुआ है, इसे इस पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, एक्स। इसमें किसी को कोई डाउट क्या। ओके, तो टाइम पीरियड निकालने का क्या पैटर्न था, सबसे पहले हम क्या कॉज करेंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या चेक करेंगे, एफ नेट। नहीं एफ नेट, हाँ मतलब कि इसे वापस कौन ला सकता है। तो हमने किस तरफ डिस्प्लेस किया, ऐसे डिस्प्लेस किया, तो हम देखेंगे कि इसे वापस कौन लाएगा यार। तो पहले एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, एक एम जी। क्या एम जी डायरेक्शन में ला पाएगा क्या ऐसे, एम जी ऐसे हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट देगा क्या कोई, नहीं। तो इसका मतलब कौन कंपोनेंट आ रहा होगा यहाँ पर, किस चीज का कंपोनेंट आ रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक फोर्स क्या लग रहा होगा, टेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर मैं पूरा प्रॉपर थ्रेड बना देता हूँ और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ये। सो ऑफ कोर्स जो रिस्टोर करने वाला फोर्स है वो क्या होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट। क्लियर सबको। ओके, तो टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट, टी cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, टी साइन थीटा। तो आप समझ गए ना रिस्टोर करने वाला फोर्स क्या है। सो व्हेन we displace it, when we displace it by small distance x, okay, small distance x,
तो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, देन रीस्टोरिंग फोर्स, सो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, आपको दिख गया यहाँ पर क्या है रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में, टी साइन थीटा। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, टी को किसके टर्म्स में लिखने का ट्राई करेंगे हम, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हाँ एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो अभी यार यहाँ पर कोई स्प्रिंग तो है नहीं कि हम इसे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में लिख पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स बैलेंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, टी कॉस थीटा किसे बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, सही है, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को। तो मैं टी को लिख सकता हूँ ना यार कि ये क्या हो गया, mg अपॉन कॉस थीटा, क्लियर या नहीं। तो टी को मैक्सिमम में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, mg अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। तो यार साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan theta। tan थीटा। यार क्या अभी हमारे पास x है क्या कहीं, अभी हमारे पास x है क्या कहीं, नहीं है। तो इसका मतलब हमें किसे रिलेट करना पड़ेगा, x से tan theta। tan थीटा को रिलेट करना पड़ेगा। तो यार चलिए देखिए tan थीटा किससे रिलेटेड है। तो ये तो मैंने यहाँ पर ये एक इधर चेम्बर पे किया हुआ है, ये एक सेक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं tan थीटा लिखने का ट्राई करता हूँ, आप लोग समझे, देखें tan थीटा क्या होगा, पता है tan थीटा क्या हो जाएगा, x by l। रूट अंडर कैसे होगा, परपेंडिकुलर और बेस, बेस एल है क्या, नहीं। तो पहले मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या, साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर और डायगोनल, डायगोनल कितना है एल, समझ आया। बट क्या tan थीटा है क्या x बाई एल, नो नहीं tan थीटा x बाई एल नहीं है। एक्चुअल आप देखोगे तो l माइनस ये कितनी हो जाती है l cos थीटा, क्लियर है। तो फिर से फिगर बना लेते हैं यार, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं फिर से एक फिगर बना देता हूँ इस चीज को दिखाते हुए, क्या कि एक्चुअली ये हो रहा है यार सेटअप, पहले था थ्रेड यहाँ तक और अभी थ्रेड आया यहाँ पर, थीटा डिस्प्लेस हुआ, ये एक्स गिवन है आपको, समझ आया। तो अगर ये डिस्टेंस देखोगे tan लिखने के लिए तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल है l और ये वाली कितनी है l cos थीटा, कितनी है l cos थीटा। तो बेसिकली हम इसे ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम tan थीटा को डायरेक्ट x लेके आ सकते हैं क्या, नहीं लेके आ सकते। तो क्या सिंपल पेंडुलम SHM करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक। तो देखें आपको ये गिवन है, देखें ये गिवन है कितनी l, ये भी गिवन है कितनी l, और ये डिस्टेंस हमने अज्यूम की है x। तो बताओ बेस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं बेस, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस। यस। सो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर, tan थीटा हो जाएगा क्या, x अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है क्या, नहीं। तो क्या सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है क्या, नहीं करता। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, चाहिए तो एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पर, एम जी और tan की वैल्यू लिख देता हूँ क्या, x अपॉन रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिकॉज force is not proportional to minus x, so the motion of simple pendulum is not SHM, clear. The motion of simple pendulum is only oscillation or oscillatory and not SHM, क्लियर सबको। तो जब SHM नहीं है तो फिर तो अपन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कुछ जुगाड़ लगाने का ट्राई करेंगे, देखें क्या जुगाड़ लगाएं, किस तरीके से हम x को हटा सकते हैं।
तो आपको याद हो एक मेथड क्या कि L अगर बहुत ही बड़ा नंबर है तो L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो रूट से बाहर क्या आएगा, L आएगा, और अगर कॉमन लिए तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एल का स्क्वायर। सोचो अगर L बहुत ही बड़ा हो जाए x से, तब क्या आएगा, ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, उसका स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल हो जाएगी ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तब ये प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। इसका मतलब यूजुअली नहीं SHM करता, बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पर SHM करता है। सो मैं बात करता हूं फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड लाइक थीटा कितना होना चाहिए, नियरली 5 to 10 डिग्री, कितना 5 to 10 डिग्री। अगर थीटा बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम हुई है, किसके रेस्पेक्ट में, इस लेंथ के रेस्पेक्ट में। सो अगर थीटा बहुत ही कम है, देन इसका मीनिंग ये होगा कि L और X इज मच लेस देन L। समझ आया, ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि x बाई जो L आएगा, x बाई L वो मच लेस देन क्या होगा 1। तो इसका स्क्वायर क्या कर सकते हैं अपन, इग्नोर कर सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा, mg x ओवर रूट L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, L कॉमन लेंगे, तो mg x बाई L कॉमन लिया, रूट 1 माइनस क्या आया x बाई L का स्क्वायर, और इसे हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। क्लियर, क्लियर। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg बाय L ओवर x। क्लियर, तो इसका मतलब समझ गए अभी क्या है ये, बिकॉज f प्रोपोर्शनल टू, मैं फिर से बोल रहा हूँ रिस्टोरिंग फोर्स है, नेगेटिव मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, t sin थीटा अपोजिट लग रहा था, तो रिस्टोरिंग है। सो इसका मतलब ये क्या है, SHM है। सो फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड इट इज SHM। क्लियर सबको? सो फॉर small amplitude, this is SHM. Okay, for small amplitude simple pendulum performs SHM. किसी को कोई डाउट क्या इसमें, अभी समझ आया कि यूजुअली SHM नहीं करता, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन पे SHM करता है। वो कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओके यार बताएं, ये पॉइंट समझ आया, ये डेरिवेशन है, इतना कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ सिंपल पेंडुलम हमेशा SHM नहीं करता, सिर्फ किस केस में SHM करता है, और स्मॉल एम्पलीट्यूड ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है और ऐसे आप इतना ज्यादा ऑसिलेट करके उसे छोड़ दोगे तो वो ऑसिलेशन करेगा, बट उसे हम क्या नहीं बोलेंगे, SHM नहीं बोलेंगे। तो याद रखना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसका टाइम पीरियड का, तो एक्सपेरिमेंट में देखे सिंपल पेंडुलम को थोड़ा ही डिस्प्लेस किया जाता है, हार्डली 10 डिग्री। ओके ओके। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला कंपेयर करना पड़ेगा। तो बताओ के इक्विवेलेंट की जगह पर क्या दिख रहा है इस बार, mg by हाँ यस। सो अगर यहाँ पर मैं देखूं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमें दिख रहा है, मैं माइनस ऐसे लिख दे रहा हूँ mg बाय L इंटू एक्स। सो के इक्विवेलेंट इज mg बाई L। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देन के इक्विवेलेंट इज
mg/l। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। और k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, mg/l। तो यार देखें l ऊपर जाएगा और m कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपल पेंडुलम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। किसी को कोई डाउट इसमें? तो आई गेस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सबको क्लियर रहेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है, जब वो स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूला किसका है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हमें याद रखना है इस चीज को। ओके, आई गेस सबको ये वाला फॉर्मूला तो याद था, सिर्फ इस बार क्या है थोड़ा डेरिवेशन के लिए पैटर्न चेंज हो गया है, और एक काम की बात पता चली है कि ये 5 to 10 डिग्री तक के लिए ही वैलिड है। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चले, तो आई गेस यहाँ पर टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओके। अब मेन काम की बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में कुछ एजम्पशंस रहते हैं, उसको समझ लेते हैं। कि इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l इफेक्टिव लिखा जाता है यहाँ पर, क्या l इफेक्टिव अपॉन g इफेक्टिव। ठीक, फॉर्मूले को कई बार इस पैटर्न में भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए l इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, l इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या है, इफेक्टिव लेंथ का मतलब है, इफेक्टिव लेंथ मतलब लेंथ हमेशा कहां से देखनी है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। वो जो मास है उसको बॉब बोलते हैं। तो ये हमारा होता है एल इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है, नेट एक्सीलरेशन। क्लियर? नेट एक्सीलरेशन मतलब टोटल जी के साथ जो भी एक्सीलरेशन अगर और भी एडेड है सूडो वगैरह मिला के, वो मिला के हमें फॉर्मूला यहाँ पर डील करना होता है। तभी समझ में आएगा कि इन चीजों का काम क्या है, मतलब किस तरीके से इन चीजों को हमें यूज करना है। इसमें एक और बात समझ में आई, ये एम तो क्या हुआ है, कैंसिल है। तो क्या सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, मास पर डिपेंड करता है क्या? अरे मास है क्या कहीं फॉर्मूले में? No, sir. No, sir. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम does not depend upon mass of the system, mass of the system, but depends upon its distribution or position। क्लियर? क्यों ये टर्म, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन, कोई बताए? डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन पे क्यों डिपेंड करता है जबकि मास पे डिपेंड नहीं करता? मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि फॉर्मूले में मास कैंसिल हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन से कौन सी चीज चेंज हो जाएगी? X. जी नहीं चेंज हो जाएगा यार, L. सन पे देखो ना, पोजीशन कौन सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को क्या बताया अभी, क्या बताया नीचे देखिए, इफेक्टिव लेंथ क्या लिखी हुई है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है कि मास कहां पर है। ओके, ये लाइन क्लियर रहेगी सबको?
चलो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल वाइज देख लेते हैं यार, मुझे लगता है एग्जांपल वाइज देखना बेटर है, आप लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल, अगर सिंपल पेंडुलम ऐसा है, ठीक है, ये सिंपल मास है और ये लेंथ एल है, एल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं, ये तो फॉर्मूला ही है। लेकिन अगर हम सिंपल पेंडुलम में उसकी डायमेंशंस भी दे दें, मतलब इस तरीके से दे दें, ठीक है, कल शीट में इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये इस बार एल है, थ्रेड का लेंथ क्या है, एल है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। क्लियर? तो हमें एल इफेक्टिव देखना पड़ेगा ना, तो एल इफेक्टिव कितना होता है, सेंटर ऑफ मास तक चेक करेंगे। ओके, एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा, एल प्लस आर। तो टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट एल प्लस आर बाई जी। समझ आया क्या यूज है सेंटर ऑफ मास का? यार बताएं सेंटर ऑफ मास का यूज। अच्छा, चले एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लैरिटी आएगी इसमें से। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, मास इसका भी कुछ एम है, किस पे डिपेंड कर रहा था, पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, उस पे डिपेंडेंट था। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझें। सपोज एक बॉल हैंग किया हुआ है एक थ्रेड के थ्रू, ओके, और उस बॉल में लेट्स से हॉलो बॉल है और इसके अंदर कुछ वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, ये वाटर है, इस पे वाटर फिल किया हुआ है और वाटर यहाँ से ड्रिप हो रहा है, यहाँ पर किसी एक छोटा सा स्मॉल होल है, उससे वाटर ड्रिप हो रहा है। ओके, समझ आया ये पॉइंट? यहाँ पे लेट्स से इसके अंदर वाटर है और ये वाटर ड्रिप हो रहा है। क्लियर? तो बताओ इसके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, मान लेते हैं, और फाइंड और explain the effect, explain the effect on its time period when or till the whole water drains till it complete drains out. चले, तो बताया क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड में, मतलब ये वाटर था, इसका कुछ मास रहेगा, धीरे धीरे वो मास क्या हो रहा है, ड्रॉप होके बाहर जा रहा है। तो बताए सिस्टम के टाइम पीरियड इस पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, तो बिकॉज वहां पर मास चेंज हो रहा है और टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। अब है किसी और का कोई थॉट? ओके, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्यों? तो वो पानी नीचे जा रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। वेरी गुड। सो यहाँ पर मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेंटर ऑफ मास का फर्क पड़ेगा। एज वाटर ड्रेन्स आउट मास डिक्रीजेज, but it will have no effect, but it will have no effect on time period. Okay, so due to mass में वो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। सो टी विल चेंज,
T will change due to change in position of center of mass. Change in position of center of mass. तो ये चीज हम यहाँ पे माइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं उसमें. ओके ओके तो देखिए सपोज ये वाटर ड्रेन हो रहा है, सो अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है इसका, यहाँ पर. एल इफेक्टिव कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, पहले समझे, एल इफेक्टिव है यहाँ तक. एल इफेक्टिव अभी अभी जब वाटर ड्रेन हो रहा होगा, सो मान लेते हैं कुछ इतना ड्रेन हो गया, तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा. तो इसका मतलब एल इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. सो एल इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो गया. अच्छा क्या होगा जब ये पूरा ड्रेन हो जाएगा, बताओ. व्हेन कंप्लीटली ड्रेन, तब कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, इनिशियल कहां पर, बॉटम पर. नो सर. वापस से वहीं पे आ जाएगा ना, सेंटर पे आ जाए. सेंटर पे ही आ जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि व्हेन फुली ड्रेन, फिर से सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे. सेंटर पर ही आ जाएगा. सो अगेन एल इफेक्टिव फिर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना. सो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एल इफेक्टिव क्या होगी, इंक्रीज करेगी. देन व्हेन कंप्लीटली ड्रेन, फिर से क्या होगा, एल इफेक्टिव डिक्रीज करेगी टू द इनिशियल वन. ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. समझ आया क्या, 10 टाइम पीरियड will first increase then decrease. क्लियर सबको, क्लियर. फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करके वापस इनिशियल जैसे आ जाएगा. किसी को कोई डाउट इस सेगमेंट में, सेंटर ऑफ मास एल इफेक्टिव समझने में किसी को कोई डाउट, यार क्लियर है. यस सर. ओके Yes, ऐसा sir. एक एग्जांपल और पूछा जाता है, मतलब स्विंग वाला एग्जांपल है यार, याद करो. बहुत ही सिंपल सा. अभी ऐसे वो जो फिजिकल स्विंग होता है ना, मतलब ऐसा ट्रीज वगैरह में रोप हैंग करके करते हैं, याद है क्या, किसी ने किया हुआ है क्या वो स्विंग, ऐसा ट्रीज वगैरह में रोप करके. यस हाँ, सर. अरे यस सर. मैंने कभी नहीं किया हुआ है, मैंने मतलब वो वाला नहीं किया, बट लेट्स सी. तो उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे जिसका रीजन आपको नहीं पता, बट पक्का सबने फील किया होगा. मैं भी बताता हूँ क्या पॉइंट है, क्या फीलिंग वाला टर्म है. कभी आप नोटिस करो कि सपोज आप इसमें सिटिंग पोजीशन पे आप ऑसिलेट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं इसे. तो सपोज आप यहाँ पर हैं और आप सिटिंग पोजीशन पे इसे यूज कर रहे हैं. ठीक, बहुत छोटा पर्सन बना दिया मैंने, बट लेट्स से. तो इसका मतलब अभी पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहाँ पर, while swinging while sitting position. Clear, while sitting position.
अच्छा, अब सोचो आप स्विंग करते समय खड़े हो जाओ। आप स्विंग कर रहे हो, उसी समय आप उस स्विंग पे स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाओ। आप क्या फील करते हो? स्विंग फास्ट फील होता है या स्लो? इमेजिन करना है, अगर जिसने स्विंग यूज किया हुआ है, अगर उसे याद है तो वो फील कर पाएगा कि सडनली खड़े रहते हैं तो थोड़ा पैनिक आने लगता है ना। हाँ, वो पैनिक किस वजह से आने लग जाता है? स्विंग की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? स्विंग की स्पीड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है पता चलेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया? यहां कहीं पर आ गया। ओके, स्विंगिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, पोजीशन। सो इससे फर्क क्या पड़ा दोनों केसेस में? टाइम पीरियड। नहीं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या फर्क पड़ा? इस केस में एल इफेक्टिव क्या था? ये। हाँ। और अभी एल इफेक्टिव क्या है? ये। सो बेसिकली एल इफेक्टिव क्या हुआ है? कम कम हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एल इफेक्टिव डिक्रीज हो गया है। तो अगर एल इफेक्टिव डिक्रीज हुआ है तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? Decrease. So when we stand on a swing, so L effective decreases. So due to change from sitting position to standing, L effective decreases. So time period क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब स्विंग फास्ट हो गया, स्लो हो गया? फास्ट हो गया। सपोज यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड उसे कवर करना था, ठीक है, तो पहले ले रहा था वो 2 सेकेंड, अभी उसने 1.5 सेकेंड में कवर किया, मतलब फास्ट कवर करेगा ना। तो जितना सेंटर ऑफ मास में चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसे फास्ट फील होगा। सो टाइम पीरियड डिक्रीजेस मींस इट विल फील अ लिटिल फास्ट। सो बिकॉज टाइम पीरियड decreases, it will feel a little fast. समझ आया सबको? यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एल इफेक्टिव का या नहीं? बताओ यार। Yes, sir. तो मुझे लगता है ये एल इफेक्टिव का टर्म कैसे सोचना है, क्या चीज ध्यान देना है आपको, ये समझ में आ गया। फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, वहां तक हमें देखना रहता है। तो एल इफेक्टिव की बातें हो गई हैं, मुझे लग रहा है सारे एग्जांपल से क्लैरिटी आ गई है। नेक्स्ट हम एग्जांपल पिक करेंगे किसको? जी इफेक्टिव को टारगेट करते हुए, मतलब कब सिस्टम का एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो मुझे लगता है यार ये बहुत ही क्लियर कट सिनेरियो है। आपको याद होगा कि सपोज सिंपल पेंडुलम को किसी लिफ्ट के अंदर रख देते हैं और ये जो सिस्टम है ये मूव करना शुरू कर दे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है और ये सिस्टम क्या करने लगे? मूव होने लगे। सोचो ये ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, क्या कोई सूडो फोर्स लगेगा? बताएं। No, sir. कांस्टेंट स्पीड। सो ये याद रखना है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर कुछ ऊपर जा रहा है सो या एक्सेलरेशन क्या है? अभी भी जीरो। सो इस केस में कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। जब सूडो नहीं लगेगा तो इस पे बॉल पे सिर्फ क्या लग रहा होगा? एक फोर्स, सिर्फ And जी लग रहा होगा ना। एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना है? सिर्फ ओनली जी। क्लियर ना? सिर्फ जी का एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होगा। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली आ जाएगा। क्या आएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्लियर? अब सोचो यही सेटअप क्या करने लगे? ऊपर एक्सेलरेट होने लगे, तब क्या होगा? Pseudo नीचे लगे. वेरी गुड। सो अगर ये ऊपर की तरफ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाए, ऐसे एरो बना के मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट हो रहा है अप।
तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ सूडो 2 लगेंगे, एक ए लगेगा और जी प्लस ए। ये क्लियर हुआ है नहीं सबको? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर लेफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है रूट एल अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, तो एक हुआ ये। अभी कभी कभी ये क्वेश्चन ये फ्रेम कर देता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और सडनली स्लो डाउन हो रही है, तब क्या हो रहा होगा बताओ, अगर लिफ्ट स्लो डाउन हो रही है। ऊपर जा रही है, मूविंग अप, बट क्या हो रही है, स्लो डाउन, अप बट स्लोज डाउन। अगर वो स्लो डाउन हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है रियल में, Down. डाउनवर्ड। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से ऐसा ट्रिक नहीं होना है, मूविंग अप है ठीक है सही है, बट स्लो डाउन हो रही है, बिकॉज स्लो डाउन हो रही है इसका मतलब डिसेलरेट हो रही है। क्या हो रही है, डिसेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, G minus. यस, अपोजिट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है ऊपर है वो, बट किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वो जो ए लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसका मतलब सूडो किधर लगेगा फिर, अप लगेगा। तो इसका मतलब सूडो जो होगा वो अप फील होगा, और फीलिंग किस चीज की देगा, जी माइनस ए। तो ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर फील क्या आएगा, जी माइनस ए। ओके, सो ये नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो सूडो तुरंत नीचे लगा दिया। दिमाग होता है ना कि ऊपर जा रहा है तो सूडो नीचे लगा, नहीं, क्वेश्चन रीड करो कहीं स्लो डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर स्लो डाउन हो रहा है इसका मतलब नीचे की तरफ है, एक्सेलरेट लग रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या आंसर आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। सो आई गेस नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन के बारे में समझ आया क्या सबको, या बताएं, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन समझ आया सबको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से और सेटअप लिख देते हैं। अगर नीचे कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, सेम सेटअप, कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, मूविंग डाउन, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तब नीचे आ रहा है ए से। तो अब आप समझ गए क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, सूडो किस तरफ लगेगा, ऊपर की ऊपर की तरफ, Upwards. सूडो लगेगा अपवर्ड। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट क्या करें, नीचे जा रहा है बट क्या होने लगे वो, स्लो डाउन, नीचे जाके क्या स्लो डाउन वाली सिचुएशन आ रही है, तो फिर क्या होगा, तो आप समझ गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, अप में लग रहा है, रिटार्ड हो रहा है तभी वो स्लो डाउन हो रहा है। तो सूडो कहाँ फील होगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस। कोई डाउट क्या किसी को यहाँ पर, ये केसेस यार इतने माइंड में रखने हैं। 6 केसेस हमने देखे, 3 ऊपर जाने वाले और 3 नीचे आने वाले। कोई डाउट क्या इनमें किसी को? ओके गुड।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, क्या? फ्री फॉल। क्या? फ्री फॉल। बताएं फ्री फॉल मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है जी। फ्री फॉल का मतलब होता है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जी। तो अब बताओ क्या फीलिंग आएगी कि अगर वो फ्री फॉल हो रहा है, एक सिस्टम में सिंपल पेंडुलम रखा था, ऑसिलेट हो रहा है, और आपने उसको फ्रीली फॉल कर दिया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? एक्सेलरेशन इसका मतलब कहाँ है इसका? ए इज इक्वल टू कितना है? डाउनवर्ड। तो पीछे सूडो कितना लगेगा? ऊपर की तरफ। तो यार बताओ, सूडो अगर ऊपर लगेगा तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो माइनस ए, और ए भी कितना है? जी। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। तो टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा फ्री फॉलिंग बॉक्स के अंदर? जीरो आएगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है? कि वो कभी भी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं करेगा। सो मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट। इसे अदर एग्जांपल टाइप पे देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या? इनफाइनाइट टाइम पीरियड mean oscillation will never complete. Oscillation will never complete. इसका मतलब क्या हुआ यार? और अच्छे से फील करें तो यार नेट एक्सेलरेशन ही खत्म हो गया ना, तो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स ही खत्म हो गया। अगर सिंपल पेंडुलम को आपने यहां पर छोड़ दिया है तो हमेशा कैसा रहेगा? वहीं पर ही रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। क्लियर? इनफाइनाइट टाइम पीरियड मींस ऑसिलेशन विल नेवर कंप्लीट एंड the pendulum stays where it has been left. Does not move with respect to container. Okay? ये पॉइंट समझ आया कि अगर आपने ऐसे किसी बॉक्स को, ऐसे बॉक्स लिया और उसे ड्रॉप कर दिया, फ्रीली फॉल कर दिया, तो वो जो सिंपल पेंडुलम था, और सोचो आपने उसे यहाँ पर छोड़ के ऐसे बॉक्स को ड्रॉप किया, तो हमेशा वो, जब तक वो फ्री फॉल करेगा, वो कहाँ पर रहेगा? पेंडुलम वहीं पर ही रहेगा, कहीं मूव नहीं होगा। बताइए ये बात समझ आई या नहीं? Yes, sir. हाँ। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि पेंडुलम डज नॉट मूव। ये इनफाइनाइट का मीनिंग है, काम की बात ये है कि पेंडुलम विल नॉट मूव। So it doesn't even move. क्लियर? तो ये चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक कोई? तो हमने अप मूव करा है, डाउन मूव करा है, और क्या चीज है कि स्पेशल देखी? ये क्या स्पेशल पॉइंट था? फ्री फॉल। फ्री फॉल वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। एक और केस देख लेते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग कार inside a car accelerating in horizontal direction. Clear? So I guess clear रहेगा सबको। बताएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक कार मूव हो रही है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सूडो इसका मतलब किस तरफ लगेगा? ये मान लेते हैं बॉक्स को, हम मान लेते हैं कार। यस। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड है, ये उसका एक्सेलरेशन है। ये सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सूडो लगेगा बैकवर्ड। सो ये हो गया क्या? सूडो। और जी नीचे लग रहा है, तो क्या करें, हम इसे साइड पे बना लेते हैं यहाँ पर।
इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे लग रहा है जी और पीछे लगेगा सूडो। तो याद है ना कि स्ट्रिंग इंक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो स्ट्रिंग इंक्लाइन हो जाएगी। और क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी। ओके, इसे थोड़ा सा और बेटर वे पे लिख लेते हैं, पूरा पेंडुलम ही यहाँ पर बना के फिर से ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि पेंडुलम कुछ इस डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगा ना, जबकि इनिशियली क्या था, वो यहाँ पर था। पॉइंट समझ आया सबको? तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये वर्टिकल से कितना अलाइन हो जाएगा, ये थीटा। ये थीटा मतलब किसके साथ थीटा पूछ रहा है? जी जी के साथ। तो बताया tan थीटा its inclination from vertical, its inclination, A by G. yeah, so its inclination with vertical, so with vertical कितना हो जाएगा, tan theta will be a by g। so मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि ये तो सबको समझ में आ गए, its inclination with vertical will be a by g। और मेन चीज जो हम फाइंड करने वाले थे टाइम पीरियड, वो क्या आ जाएगा, ए नेट देखना पड़ेगा ना। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अगर दो परपेंडिकुलर में एक्ट कर रहे हैं तो? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ए नेट अगर हमें चाहिए, ए नेट, सो इट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा दिखेगा, आपको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं, बस फील करके रखेंगे कि ए नेट कितना आने वाला है, सो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है सबको? बताएं, ये क्लियर हुआ सबको कि किस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो कैसे यूज कर सकते हैं? ओके यार बताएं यार, ये समझ आया कि नहीं अगर वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो? ओके अभी हॉरिजॉन्टल में भी एक याद हो सर्कुलर मोशन का, याद है क्या? कार मूविंग इन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सो लेट्स से vehicle, sorry, inside a vehicle turning on सर्कुलर ट्रैक। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, सर्कुलर ट्रैक पे क्या एक्स्ट्रा लगने लगता है, मतलब ये अगर ऐसे सर्कुलर ट्रैक है और ये वो व्हीकल था, Centrifugal or centripetal force. यस, तो इसके अलावा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा जो कि उसको बाहर की तरफ पुश कर देगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लगने लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा और mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो इनटू द प्लेन है तो हम दिखा नहीं सकते, तो मैं इस तरीके से सिंपल पेंडुलम को बनाऊंगा कि आपको ऐसा दिखेगा कि वो टर्न ले रहा है, तो जिस साइड टर्न ले रहा है उसके रेडियली आउटवर्ड क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है उसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर। हाँ ओमेगा जब एंगुलर स्पीड देगा, बट जनरली वो एंगुलर नहीं देगा क्योंकि वो लीनियरली जा रहा होता है ना, तो क्या चीज देता है हमें, व्हीकल की वी देता है। ठीक है, और नीचे क्या लगेगा, एक जी। जी समझ आया, ये इस तरीके से इंक्लाइन होने वाला है थीटा एंगल। तो मैं फिर से वो फिगर नहीं बनाता थीटा एंगल का, आप समझ गए कि थीटा एंगल इंक्लाइन होगा। तो अगर इस बार फिर से हमें निकालना है कि tan थीटा, तो वो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर अपॉन, सो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर जी। कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला और एक जगह काम आता है क्या, बैंकिंग ऑफ रोड पे, याद है? सर्कुलर ट्रैक पे अगर कार बैंक नहीं हो सकती तो हम क्या करते हैं, वहां पर थीटा एंगल रोड को ही इंक्लाइन कर देते हैं, और वो थीटा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हमें मेन पॉइंट करना है कि हमारे टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है टाइम पीरियड समझ गए आप लोग, क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, और जी इफेक्टिव के लिए क्या आएगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर प्लस स्क्वायर। क्लियर? यार बताएं, कोई डाउट क्या इसमें?
यार बताएंगे आप लोग, समझ आया या नहीं ये? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो थोड़ी सी समझते जाएं इस चीज को कि कैसे जी इफेक्टिव काम कर रहा है, नेट एक्सेलरेशन को कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर। क्लियर? नेट एक्सेलरेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर। ठीक, चले इंक्लाइन प्लेन पे देख लेते हैं इसे। inside a container on inclined plane. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे देख लेते हैं। सर इंक्लाइन प्लेन पे अब आप समझ गए कि अलग अलग केसेस बनेंगे। मैंने एक बार वैसे बताया भी था कि इंक्लाइन प्लेन पे कैसे चेक कर सकते हैं नेट, वो फिर भी मैं सारे फिगर बना के कर देता हूँ। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट या इंक्लाइन प्लेन पर वो जो बॉक्स है वो कैसा है, रेस्ट पर है। तो सबसे पहले ये मैंने बनाया कंटेनर, और कोई कंटेनर को रेस्ट पे रखे हुए है, किसी रीजन की वजह से मूव नहीं कर रहा है। सो मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम इस तरीके से था। तो सिंपल पेंडुलम इनिशियली कंटेनर के अंदर तो ऐसे था, बट आपको फील आ गया होगा कि अगर कंटेनर मूव नहीं कर रहा तो क्या वो ऐसे रह पाएगा जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है? No, sir. रहेगा क्या? नहीं, आपको रियल में ऐसे दिखेगा वो। क्लियर? ऐसा दिखेगा वहां पर। तो बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन रहा इसके लिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि कंटेनर कैसे है, एट रेस्ट। सो मेन कंडीशन है हमारी व्हेन कंटेनर एट रेस्ट, एट रेस्ट। यार एट रेस्ट है तो इस पे क्या सूडो उडो कुछ लग रहा होगा क्या, एक्सेलरेट हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या सूडो कोई लग रहा होगा क्या? नहीं। तो नेट फोर्स सिर्फ क्या लग रहा होगा, नेट जी. फोर्स सिर्फ क्या होगा, जी। यस, नेट फोर्स सिर्फ क्या है, जी है। तो कुछ भी करने की टेंशन नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट L by G. एल बाई जी। बट आपको दिखेगा कैसे, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। मतलब जो पोजीशन दिख रही है उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा। क्लियर? क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटेनर के अंदर बैठे हो तो आपको क्या वर्टिकल दिखेगा क्या, वो दिखेगा क्या वो? नो सर। नहीं। तो यही हमसे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा दिखेगा, इट्स वर्टिकल। क्लियर? और विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर कैसा दिखेगा, इंक्लाइंड एट थीटा। समझ आया या नहीं? तो ये एंगल भी कितना दिखेगा, अगर मैथमेटिकली देखे तो हमने प्रूव भी किया था, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। कोई डाउट क्या यहाँ तक किसी को? इसका मतलब ये कि अगर कंटेनर रेस्ट पे है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर कंटेनर फ्रीली मूविंग है तब आपको सोचना है। सो बना लेते हैं नेक्स्ट केस। अगर कंटेनर क्या हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, थीटा एंगल है, और कंटेनर पे ऐसा कुछ मान लेते हैं, कुछ व्हील टाइप पे लगा दिया हुआ है। सो कंटेनर अभी क्या है, मूव कर सकता है, लेट्स से। सो कंटेनर अभी फ्रीली मूविंग है, ये कुछ व्हील टाइप पे लगा लिए हैं, फ्रीली मूविंग है। तो अगर फ्रीली मूविंग है तो किस स्पीड से नीचे जाएगा, जी साइन थीटा। फ्रीली मूविंग है, तो ये कंफर्म है कि नीचे की तरफ जाएगा जी साइन थीटा से।
तो यार अगर ये जी साइन थीटा से नीचे जाएगा तो ऑब्जेक्ट पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा? सूडो दो फोर्स। तो मैं ये बोलूंगा कि इस पे, इसका मतलब पेंडुलम पे पीछे की तरफ क्या लगने लगेगा? एक सूडो फोर्स लगने लगेगा, सूडो फोर्स लगने लगेगा पेंडुलम पे। तो अब पेंडुलम की क्या पोजीशन हो जाएगी अब हमें नहीं पता है, तो हम इसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमें इस पे 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं। क्या? एक तो सूडो लग रहा है और नीचे की तरफ एक क्या लग रहा है? जी लग रहा है। ओके, तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपको इस तरीके से वर्टिकल दिखेगा पेंडुलम। ये थीटा एंगल है इंक्लिनेशन, ये एक्चुअल पेंडुलम आपको ऐसा दिखेगा। क्यों ऐसा दिखेगा इस पे भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल पेंडुलम आपको ऐसा दिखेगा। रीजन देखें, इस फिगर को बना लेते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, तो समझे, अभी इसका ये सरफेस है, हमें लग रहा था कि पेंडुलम ऐसे है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लग रहा था? जी। लेकिन अभी जी के साथ सडनली इस पे क्या लगने लग गया? एक सूडो। किस तरफ? अलोंग द इंक्लाइन। कितना सूडो लगने लग गया? जी साइन थीटा। तो इसका मतलब हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और जब हम सॉल्व करते हैं तो जी के कंपोनेंट क्या आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर आता है जी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आता है? जी साइन थीटा। तो दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल, और बचेगा कौन सा? सिर्फ जी जी cos cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए नेट कितना बचता है? जी कॉस थीटा। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? व्हेन कंटेनर इज फ्रीली मूविंग, तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर ना यार? बताएं सबको, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट आपको क्लैरिटी रखनी है कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कितना बचा? जी कॉस थीटा। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो अब आपको कैसा दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो क्या होगा? वर्टिकल नहीं, ग्राउंड से देख रहे हैं ना हम, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें तो ऐसा टिल्ट दिखेगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं ये डॉट कर देता हूँ, ये जो था ये अपरेंट पोजीशन है। ओके तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? इट विल फील इंक्लाइंड एट थीटा, इंक्लाइंड एट थीटा। और विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर अगर देखेंगे तो कैसा रहेगा? एकदम वर्टिकल। ओके, सो मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट इसमें? इनसाइड अ कंटेनर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, क्लियर? ये क्लियर है यहाँ तक? सर Yes. क्या? फर्स्ट डायग्राम जरा फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ, फर्स्ट डायग्राम में देखो, जब वो रेस्ट पे है, जब वो कैसा है? रेस्ट पे है, तो उस पे कोई सूडो उडो लग ही नहीं रहा होगा, तो उस पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा ना, जी। तो वो पेंडुलम को किस तरफ पुल कर लेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में पुल कर लेगा। सो ड्यू टू दैट फोर्स ये सिर्फ किधर नीचे फोर्स फील करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? अपनी वर्टिकल पोजीशन में। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो जो रेड कलर मैंने ड्रॉ किया है वैसा दिखेगा आपको। कैसा? वर्टिकल दिखेगा। और जब आप कंटेनर के अंदर बैठे हो, सोचो आप यहाँ पर बैठे हो, तो आप देखोगे कि यार ये तो मुझे वर्टिकल लग ही नहीं रहा है। सोचो आप एक रूम में बैठे हो और वो रूम इंक्लाइन प्लेन पर है, तो आप वो वर्टिकल से आपको थीटा एंगल पर दिखेगा। फिर समझ आया? यस सर। हाँ, ठीक है। चले, टाइम पीरियड भी दोनों का याद रखना है। ये था अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है सिंपल पेंडुलम। और काफी सारे केसेस हैं सिंपल पेंडुलम को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस अगर हम ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्विंग with respect to
अर्थ सरफेस। देखें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, सोचो अर्थ सरफेस है ये। अब अर्थ सरफेस से अगर ऊपर नीचे कहीं पे लेके गए सिंपल पेंडुलम को, तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? जी जी। सो ये हुआ एट सरफेस। अगर हम अबव द सरफेस जाएंगे, above अर्थ सरफेस, above अर्थ सरफेस, जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। सो सबसे काम की बात है कि जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। सो टाइम पीरियड क्या होगा इसका मतलब? इंक्रीज। देन टाइम पीरियड होगा इंक्रीज। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग गलत सेंस पे ले जाते हैं इस टाइम पीरियड इंक्रीज को। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब ये है कि वो क्या हो जाएगा पेंडुलम? फास्ट या स्लो? स्लो। हो जाएगा। सो पेंडुलम स्लोज डाउन। स्लोज डाउन। तो जी ही डिफाइन करेगा कि क्या सिचुएशन रहेगी। और अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे गए, बिलो अर्थ सरफेस, आप समझ गए। बिलो अर्थ सरफेस क्या होगा? जी बढ़ेगा या कम होगा? वहां पर भी जी क्या होता है? कम होता है। सो इसका मतलब अगर हम सरफेस से नीचे जाएंगे देन आल्सो टी इंक्रीजेस। ओके। और अगर सेंटर पर पहुंच जाए तब? जीरो। यस। एट सेंटर जी क्या हो जाता है? जीरो। सो देन टी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा, इससे एक थॉट आता है कि सैटेलाइट का याद है? सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, उनके लिए क्या होगा जी की वैल्यू? इनसाइड द सैटेलाइट, inside a satellite. Yes. So inside any object orbiting around the earth, inside any system orbiting around earth, like inside a satellite, inside a satellite क्या होगा? जी क्या आता है? जीरो। सो टी क्या आएगा? ये भी याद रखना है। अच्छा, एक और एग्जांपल रहता है, अर्थ टनल का एग्जांपल आता है क्या? इनसाइड अर्थ टनल, inside अर्थ टनल। अर्थ टनल का मतलब ये है, समझे, कि पहले हमें समझना है कि अर्थ टनल में एसएचएम होगी या नहीं, क्या रीजन हो सकता है। तो देखें इनसाइड अर्थ टनल मतलब अगर हम इस तरीके से कंसिडर करें कि अर्थ पे बीच में एक टनल है, ओके, तो वहां पर देखें क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीजें होंगी। तो ये अर्थ है और ये टनल है, ये मान लेते हैं सेंटर है। सो याद है मैंने बताया भी था कि अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उसकी मोशन कैसे होगी? एसएचएम हो जाएगी। क्यों? इस पे एमजी लगेगा क्या? ऐसे एमजी नहीं बोलते हैं। जब सेंटर की तरफ बात आती है, बिकॉज जी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इसको अगर हमने छोड़ दिया तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जब ये सेंटर को पास करेगा, जब ये क्या करेगा, ऐसे पास करेगा स्पीड से सेंटर को, तब ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगने लगेगा? ऊपर। अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स है, जो कि दोनों बार पहले एक्सेलरेट कराएगा और फिर बाद में क्या कराएगा?
डेसेलरेट कराएगा। तो इसका मतलब पार्टिकल जितने एम्पलीट्यूड से आया था वहीं तक जा पाएगा, वापस आ जाएगा। अगर पार्टिकल को आप थोड़े हाइट से ड्रॉप करोगे तो फिर वो उतनी ही हाइट तक यहाँ जाएगा और वापस से आ जाएगा। समझ आया क्या सिचुएशन? तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा इस केस में वो देखना है। एफ रिस्टोरिंग फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं? जी एम एम अपॉन R square. डिस्टेंस, या फिर फील्ड से लिखते हैं। याद है, अगर पार्टिकल ऐसे इनसाइड कहीं पे जा रहा है तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर यूज नहीं करते, फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या? स्मॉल एम इंटू ई ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता है यहाँ पर कितनी होती है, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्लियर? बताएं, फील्ड का फॉर्मूला बताएं। जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कहाँ के लिए वैलिड होता है? अरे ग्रेविटेशन पूरा भूल गए क्या यार? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर ये कहाँ के लिए वैलिड है? Inside. इनसाइड के लिए नहीं, इनसाइड के लिए नहीं है ये यार। सच में, मतलब कोई बोलने वाला नहीं है क्या? ये किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम बाई एक्स स्क्वायर से लिखते हैं क्या? No, sir. क्या लिखते हैं वो बताएं। So 3 by फील्ड पूछ रहे हैं यार, मतलब पूरे क्लासरूम में कोई फील्ड का फॉर्मूला नहीं बता पा रहा है ग्रेविटेशन का। ये रिवीजन चल रहा है तुम लोग का ही, मतलब विद इन अ 2 मंथ, हार्डली 2-3 मंथ्स हुआ ग्रेविटेशन पढ़े, और तुम लोग को अर्थ के अंदर एक्स डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला नहीं लिखना आ रहा। अगर आउटसाइड होता है तो पूरी डिस्टेंस यूज करते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर इनसाइड है तो फिर क्या लिखते हैं फील्ड का फॉर्मूला? यार मतलब ठीक है, इसे लिखते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, ये लिखते हैं। प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है फील्ड। ये लाइन अभी याद आ रही है, इनसाइड द अर्थ फील्ड या फिर फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? ये पॉइंट याद आ रहा है या नहीं? yes. ओके, ठीक है, चले, बहुत ही बढ़िया है परफॉर्मेंस आप लोगों का। सो देख लेते हैं, ये हो गया जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। फिर से मैंने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है, तो ये किसका काम करेगा? SHM. हाँ, SHM रहेगा। इट्स SHM एंड के इक्विवेलेंट उसमें काम आएगा कितना? जी एम एम अपॉन आर क्यूब। देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट कितना? जी एम एम अपॉन आर क्यूब। तो कैंसिल आउट हुआ, क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। और हमें पता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल जी, वेयर जी इज इक्वल टू कितना होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। इसे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। तो देख रहे हैं, फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम जैसा ही दिख रहा है, सिर्फ क्या चेंजेस हैं?
एल की जगह पर यहाँ पर क्या यूज हो जाता है? R. ओके, सो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यार फिर से देखो यार, मतलब इस पे प्रूव करने के लिए कुछ खास पॉइंट नहीं था, सिर्फ क्या ध्यान देने वाली बात थी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इनसाइड द अर्थ, इनसाइड ई जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और एक्स क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। बताइए, मतलब क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक बार देख लें इसे अच्छे से कि इनसाइड अर्थ, अगर हम एक अर्थ को बीच से एक टनल क्रॉस करते हैं तो वहां पर किस तरीके का हमें ऑसिलेशन देखने को मिलता है। वो ऑसिलेशन क्या हो जाता है? पूरा एसएचएम हो जाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या है इस एसएचएम का? किसके अबाउट एसएचएम कर रहा है वो? Center. हाँ, वो सेंटर के अबाउट एसएचएम कर रहा है, तो उसका भी एम्पलीट्यूड रेडियस ऑफ अर्थ जैसा ही हो जाएगा। ओके, या फिर हम किसी ज्यादा डिस्टेंस से, हाइट से फेंकेंगे तो r प्लस एच हो जाएगा, रहेगा वो वैसा ही। ठीक। अच्छा, इसका एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप सेंटर से भी टनल क्रॉस करो, इवन अगर आप साइड से भी टनल क्रॉस करते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि हम सेंटर से ही टनल क्रॉस करें, इवन अगर साइड से भी टनल क्रॉस किया हुआ है तब भी वो पार्टिकल उस पर भी क्या करेगा? एसएचएम। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो अभी किसके जोन में ही है? इनसाइड अर्थ ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो जरूर लगेगा इस तरफ, लेकिन उसके जब हम कंपोनेंट करेंगे और वो कंपोनेंट उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इवन कोई रैंडम टनल भी है अक्रॉस द अर्थ, ऑर्बिट टनल भी है, तब भी उस पर भी टाइम पीरियड क्या होगा? सेम आएगा। सो अक्रॉस इनसाइड any arbitrary tunnel across the earth, सेम रहेगा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर आपको थीटा वगैरह दे दे तो आप थीटा को इग्नोर करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अच्छा, ये बता, सेम टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी और किस चीज का आता है? किस चीज का आता है? यही सेम टाइम पीरियड। बताएं, सेम टाइम पीरियड और कहां पर देखने को मिल जाता है? Inbound. सॉरी, कहां पर? याद है सैटेलाइट का एक टाइम पीरियड, अगर सैटेलाइट h हाइट पर है तो यही आता है। अगर हम h को स्मॉल कंसीडर कर ले तो फिर क्या आ जाता है? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। और याद है इसकी वैल्यू कितनी आती है? किसी को याद नहीं है इसकी वैल्यू? द सेम टाइम पीरियड is the same time period is the same time period can be seen in polar satellites or satellite very close to earth। क्लोज टू अर्थ। बताएं क्या टाइम पीरियड है? अभी भी याद नहीं आ रहा किसी को? 84.3 55
वेरी गुड। सो 84.3 रहता है ये टाइम पीरियड, इसे अगर हम सॉल्व करें नियर अबाउट वेरी क्लोज टू अर्थ। और टी कितना होता है? नियरली 84.3 मिनट। तो इसका मतलब ये कि अगर एक पार्टिकल को फ्रीली ड्रॉप कर दोगे अर्थ के क्रॉस तो वो 84.3 मिनट पे वापस वहीं पे आ जाएगा। यार अब भी आइडिया क्लियर हुआ है नहीं बताया यार? ओके नेक्स्ट, pendulum of very large length. Pendulum of very large length. यार मतलब क्या है? इसका जो लेंथ है वो इतना लार्ज है दैट इट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या सिंपल अर्थ पे जी जैसी कैलकुलेशन काम आएगी क्या? आप समझो ये सिंपल पेंडुलम था, पहले बहुत ही छोटा है, मतलब पहले ऐसे फील करें, अभी हम ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये इतनी दूर गया, क्या जी पे कोई भी चेंजेस आएंगे क्या खास? नहीं। लेकिन सोचो ये सिंपल पेंडुलम इतना बड़ा है, ये लेंथ, स्पेस में जाके इसे सिंपल पेंडुलम को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अर्थ से भी बड़ा है, या इसकी जो लेंथ है वो किसके कंपेयर पे है? अर्थ के कंपैरिजन पर है। समझ आया प्रॉब्लम क्या है? तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है क्या, कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये सिंपल पेंडुलम की क्या है? लेंथ है। दोनों कैसे हैं? कंपेरेबल है। ऑब्जेक्ट को स्मॉल ही रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट को स्मॉल रखते हैं, ऑब्जेक्ट से ज्यादा मतलब नहीं है हमें, हम बस ये देख रहे हैं कि लेंथ क्या है, लेंथ क्लोज टू आर है और एल ग्रेटर देन आर है। क्लोज टू आर मान सकते हैं या फिर ग्रेटर है, ज्यादा के लिए ही सॉल्व होगा। तो फिर क्या फॉर्मूला आता है? तो देखिए फॉर्मूला बदल जाता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट। अब हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा? एक्चुअली रहता है कि आर बाई जी, लेकिन ये आता है आपका 1 अपॉन जी ब्रैकेट में 1 बाई आर प्लस 1 बाई एल। ओके, तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा? आर इंटू एल ऊपर आएगा और नीचे आर प्लस एल रहेगा। सो आप उस तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हैं, मैंने सिंपल वे पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर? याद रहेगा ये फॉर्मूला? सबको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, और एक चीज, एम्पलीट्यूड अभी भी स्मॉल ही है, ठीक। प्रॉब्लम ये हुआ है एक्चुअली, अगर मैं फील दिलाऊं क्यों चेंजेस आया हुआ है, दोनों लेंथ क्यों यूज होते हैं, ये एल है ये आर है, दोनों लेंथ यूज होने का पर्पज है कि इस पे जो पहले mg लिख रहा था वो हम ऐसे वर्टिकल दिखा दे रहे थे ना, याद है, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर दे रहे थे, अभी वो बदल जाएगा, mg किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, mg का थीटा जाकर बैलेंस करेगा किसको? टी को। तो इसलिए वहां पर जब हम देखेंगे तो ये जो थीटा था, मान लेते हैं कुछ है, और ये जो थीटा है, दोनों थीटा वहां पर एड अप होंगे, इसलिए फाइनल जो समेशन आता है वो दोनों का ऐड आता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर है, एक्चुअली फिगर में आपको ऐसे लगने लग गया परपेंडिकुलर है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे फिगर में परपेंडिकुलर ना हो, जिससे आप क्लियर पिक्चर समझ पाए। ये सपोज पेंडुलम यहाँ तक है, तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा एग्जैक्टली, ये जी है, इधर पर लग रहा है mg की लाइन हुई है, तो वो जो टी का कंपोनेंट आता है थीटा, वो इस बार क्या आएगा?
इस वाले को और इस वाले को दोनों को मिला के। क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ इसे θ1 और इसे बोलूँ θ2, तो यहाँ पर जो एक्चुअली थीटा आएगा वो क्या आएगा, θ1 प्लस θ2। तो इसलिए यहाँ पर दोनों की लेंथ यूज होने लग जाती है, r और l दोनों ही। इस x पे पहले सिर्फ l यूज हो रही थी, अब यहाँ पर r और l दोनों यूज होने लगती है। तो ये पूरा हमारा सेटअप हो जाता है कि अगर पेंडुलम बहुत ही ज्यादा लेंथ का है तो हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सिंपल पेंडुलम में लास्ट एग्जांपल याद है, स्प्रिंग को अगर हमने किसी लिक्विड के अंदर रखा था तो बॉयंसी लगने लगा था। अगर हम विस्कस फोर्स 0 माने तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या स्प्रिंग को, स्प्रिंग के टाइम पीरियड को? नहीं सर। नहीं। तो अगर हम नॉन विस्कस कंसिडर कर रहे हैं इनसाइड अ फ्लूइड, तो वहां पे स्प्रिंग जो है एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, स्प्रिंग को एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं, लेकिन सिंपल पेंडुलम को फर्क है। सो अगर सिंपल पेंडुलम यहाँ पर है और सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन हमें देखना है इनसाइड लिक्विड, मैं फिर से बोल रहा हूँ नॉन विस्कस है, ये कैसा है, नॉन विस्कस। बी अभी भी क्या है इसका, 0, लेकिन कौन सा चीज लगेगा ही अगर हम इसे डिस्प्लेस करें तो बायंसी फोर्स लगेगा ही। ओके, सो बायंसी फोर्स लगेगा ही, मतलब नीचे की तरफ mg अगर लग रहा है, g लग रहा है, तो ऊपर की तरफ बायंसी लगेगा, वो क्या लगेगा, v रो g। सो नीचे की तरफ अगर mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा v रो लिक्विड इनटू g। क्लियर? तो इसका मतलब a नेट बदल जाएगा, यहाँ पर a नेट कितना आ जाएगा, a नेट ये होगा g माइनस buoyancy। सो buoyancy फोर्स क्या होगा, buoyancy फोर्स बाय मास, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ buoyancy। तो क्या आएगा ये, buoyancy फोर्स है v रो लिक्विड इनटू g, मास कैसे लिखेंगे, v इनटू रो ऑब्जेक्ट इनटू, सॉरी g नहीं, सिर्फ v रो। क्लियर? तो यहां से हमारा a नेट का आंसर आ गया, कितना आ गया, g 1 माइनस रो लिक्विड बाई रो ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g 1 माइनस रो ऑब्जेक्ट बाई, सॉरी रो लिक्विड बाई रो ऑब्जेक्ट। आई गेस आपको अब कुछ याद तो होगा नहीं, अदरवाइज आपको याद हो कि ये 1 माइनस 1 बाई रिलेटिव डेंसिटी लिख सकते हैं इससे। ठीक है, तो उस फ्रेम पे भी देख सकते हैं इसे 1 माइनस 1 बाई रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में। तो बताएं ये पॉइंट भी समझ आया? तो आज हमारा पूरा डिस्कशन किसके बारे में था, सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम को हमने बिल्कुल अभी कैसे सॉल्व किया है, लीनियर जैसे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे कि एंगुलर एसएचएम क्या है। सो मैंने एंगुलर एसएचएम ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, एंगुलर एसएचएम। सो थोड़ा सा उसे पढ़ के आना है कि एंगुलर एसएचएम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर एसएचएम के एग्जांपल देखेंगे। चलो ठीक है, आज का नोट्स एक बार रिवाइज करो, याद तो तुम लोग को बिल्कुल भी कुछ नहीं है प्रीवियस उसका, एटलीस्ट यही टॉपिक थोड़ा रिवाइज में रखो तो बेटर रहेगा। ओके ओके, बाय बाय एवरीवन देन, बाय। 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 Bye, sir.